हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भाई। इसका पहला वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। दूसरा वीडियो दीर्घ उत्तरीय का भेज रहा हूं। इसके प्रत्येक प्रश्नवार हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। इसका बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पास पहुंच गया है। दीर्घ उत्तरीय व मानचित्र संबंधी प्रश्न आज हम आपके पास भेजेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम चालू कर रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। और या अथवा जर्मनी में हिटलर की उदय किस प्रकार हुआ, वर्णन करें। तो चलिए हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। इसने पुरातन व्यवस्था को नष्ट कर नए युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति से न सिर्फ फ्रांस बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। इस क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल देंगे। नंबर 1, राजतंत्र की समाप्ति। 1789 में लिखना चालू करेंगे। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। यद्यपि ये व्यवस्था अस्थायी नहीं हो सकी। राजा को गद्दी से हटाकर उसे मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न नंबर 2 देख लें। सामंती व्यवस्था, हेडिंग डालना है, सामंती व्यवस्था की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, जिससे सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली और उनका शोषण समाप्त हो गया। तीसरी हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रीयता की भावना का उदय। फ्रांस की क्रांति ने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जगा दी। अब वे अपने को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। क्षेत्रीयता की भावना विलुप्त हो गई। वह एकजुट होकर तानाशाही और शोषण के विरुद्ध खड़े हो गए तथा पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था की स्थापना में लग गए। प्रश्न नंबर 4 में हेडिंग डालेंगे, नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना। प्रश्न नंबर 4 में हेडिंग डालना है, नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप नागरिकों की स्वतंत्रता का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। अब फ्रांस में ना तो शासक वर्ग और ना ही शासित वर्ग था। सभी नागरिक एक समान माने गए। उन्हें विचार, अभिव्यक्त और चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता मिली। सरकारी नौकरियां अब योग्यता के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध थीं। कर मनमाने ढंग से नहीं बल्कि कानून के अनुरूप वसूलने की व्यवस्था हुई। नागरिकों को न्यायिक स्वतंत्रता भी मिली। फिर 5वीं हेडिंग डालेंगे, राजनीतिक चेतना का विकास। फिर लिखना चालू करें। 1789 की क्रांति ने जनसाधारण में भी राजनीतिक चेतना जगा दी। यद्यपि यह एक मध्यवर्गीय क्रांति थी तथा जनसाधारण ने भी इसमें भाग लिया। यह विश्व इतिहास की पहली घटना थी जब सर्वसाधारण ने राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन किया। फिर 6वीं हेडिंग डालेंगे,
धार्मिक स्वतंत्रता। फिर लिखना चालू करेंगे। क्रांति के पूर्व फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च का व्यापक प्रभाव था। यह वस्तुतः राजधर्म था। राजा चर्च का हिमायती था, परंतु गैर कैथोलिकों पर अत्याचार होते थे। क्रांति के बाद लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली और राज्य का धार्मिक मामलों पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। फ्रांस में धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई गई और यह धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। ये भी 1789 की क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगली हेडिंग डालेंगे, व्यक्ति का महत्व बढ़ना। फ्रांस की क्रांति ने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया। 1789 में राष्ट्रीय सभा ने मानव के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की तथा स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली तथा जनता की सार्वभौमिकता स्वीकार की गई। अब व्यक्तिक स्वतंत्रता का सिद्धांत स्थापित हुआ, सामाजिक असमानता का अंत हुआ और वर्ग विभेद समाप्त हो गया। उसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का उदय। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का उदय। अब इसको लिखना चालू करेंगे। 1789 की क्रांति ने यूरोप के सामने एक नया सिद्धांत रखा। ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत यूरोप के अन्य देशों के लिए भी अनुकरणीय बन गए। इसी के आधार पर अनेक यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांतियां हुईं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे, समाजवाद का आरंभ। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद का बीजारोपण कर दिया। जैकोबिनों ने बहुसंख्यक गरीबों को अनेक सुविधाएं दी। अमीर गरीब का भेद मिटाने का प्रयास हुआ तथा खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारित किए गए। फिर अगली हेडिंग डालेंगे, नेपोलियन का कानून संग्रह। क्रांति के बाद जब सत्ता नेपोलियन के हाथों में आई तो उसने फ्रांस में प्रचलित कानूनों का संकलन करवाया। यह संकलन नेपोलियन कोड के नाम से विख्यात है। इसके द्वारा एक विधि संहिता तैयार की गई। इसका अनुकरण अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने भी किया। नेपोलियन की विधि संहिता फ्रांसीसी क्रांति की अमूल देन है। फिर अब दूसरे प्रश्न में, ये प्रश्न पहले प्रश्न की इसकी व्याख्या हो गई है। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं कि दूसरा प्रश्न भाई देखते हैं, जर्मनी में हिटलर की उदय किस प्रकार हुआ। तो चाहे पहला करना फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम या ये करना जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ। तो हम आपको अब दूसरे प्रश्न की व्याख्या करते हैं। जिस जर्मनी में हिटलर का उदय किस प्रकार हुआ। अब इसकी व्याख्या सुनिए। जिस समय ये घटनाएं घट रही थी उस समय हिटलर अस्पताल में भर्ती था। वर्साय की संधि की खबर सुनकर उसे अत्यधिक रोष हुआ। जर्मन अपमान के लिए उसने नेताओं को दोषी ठहराया। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। जर्मनी में स्थिति असंतोषजनक थी। गणतंत्र के समर्थक और इसके नेता नवंबर
क्रिमिनल्स के नाम से पुकारे गए। हिटलर ने इस असंतोष को बढ़ावा देना आरंभ किया। अस्पताल से स्वस्थ होकर उसने युवकों के साथ संपर्क स्थापित किया। सन 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सन 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसने इसका पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। हालांकि बाद में यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से विख्यात हुई। हिटलर इस दल का नेता या फ्यूहरर बन गया। फिर आगे लिखेंगे, हिटलर गणतंत्र विरोधी था। सन 1923 में उसने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर गणतंत्रात्मक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, परंतु ये विफल हो गया। हिटलर पर मुकदमा चलाकर उसे कारावास की सजा दी गई। कारावास से हिटलर को शीघ्र ही मुक्ति मिल गई। कारावास में ही उसने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष मीन कैंप का प्रथम भाग लिखा। इसमें उसने जनतंत्र के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया एवं इसकी कट आलोचना की। जेल से रिहा होकर वह नाजी पार्टी के संगठन में जुट गया। हिटलर की नाजी पार्टी के कार्यक्रमों, उसके भाषणों, विशाल प्रदर्शनों एवं जनसभाओं से इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। पार्टी के लाल रंग का झंडा, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, जगह जगह लहराया जाने लगा। हजारों लोगों ने नाजी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी की शाखाएं पूरे जर्मनी में खुल गईं। जनता नाजी पार्टी एवं हिटलर को अपना उद्धारक और मसीहा मानने लगी। हिटलर को साधारण जनता, उद्योगपतियों, जर्मन देशभक्तों, भूतपूर्व सैनिक, पदाधिकारियों सभी का समर्थन और सहयोग मिला। इसके बावजूद भी सन 1930 तक हिटलर को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, गणतंत्रवादियों के प्रयासों से सन 1925 में लोकार्नो समझौता के अनुसार जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। सन 1928 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग में सिर्फ 2.6% मत ही मिले। लेकिन सन 1929 की आर्थिक मंदी के दौरान और बाद में नाजी पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया। उत्साहित होकर हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। इसमें उसकी पराजय हुई, परंतु वो हतोत्साहित नहीं हुआ और 1933 में नाजीवादी पार्टी की स्थापना की और जर्मनी में एक तानाशाह बनकर उभरा और जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार करने लगा। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या करेंगे। आप दूसरे प्रश्न पे आते हैं भाई। गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है? गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ है? अब आप इस प्रश्न को देखेंगे कि गंगा का मैदान कहाँ कहाँ है, इस पे विचार किया जाएगा। उसके बाद में इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, अथवा करके रहेगा भाई। तो पहले हम देखते हैं गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 2 से रहेगा गंगा के मैदान का विस्तार। अब इसकी व्याख्या सुने और अपने दोस्तों के बीच
इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दें। जो आपके साथी इससे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं और इस सेशन का लाभ उठाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आप अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। उनके भविष्य के लिए ये चैनल कृत संकल्प है। आप ये चैनल उनके भविष्य के लिए तैयारी करवा रहा है। बस आप अपना और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें आप भी इस सेशन को देखें, इस चैनल को देखें और आपके दोस्त भी, ताकि आपको इसका भरपूर फायदा मिल जाए। चलिए, गंगा के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला है हम इसकी व्याख्या करते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार यह मुख्यतः पश्चिमी में यमुना और पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच का समतल भाग है, जिसकी ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल इतना मंद है कि साधारणतया पता नहीं चलता। इस मैदान की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इस मैदानी भाग में गंगा सर्वप्रमुख नदी है, जिसके नाम पर इसे गंगा का मैदान कहा गया है। गंगा अनेक सहायक नदियों का जल, कीचड़ और बालू लेकर आगे बढ़ती है, अतः यहाँ हर साल बाढ़ के समय नई मिट्टी बिछ जाती है। बांगर उच्च भाग है और बाढ़ से बच जाता है। खादार निम्न भाग होने के कारण बाढ़ के समय जलमग्न हो जाता है। इसके अलावा चंवर भी निम्न भाग है। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, जो संसार में सबसे बड़ा है। गंगा के डेल्टा में दलदल भूमि मिलती है, जो ज्वार भाटा या वर्षा जल से भरकर बील की संज्ञा पाती है। यहाँ मछलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। डेल्टा का अधिकतर भाग बांग्लादेश में पड़ता है और यह सुंदरबन के नाम से प्रसिद्ध है। डेल्टा के अग्रभाग में कई द्वीप मिलते हैं, जैसे सागर द्वीप। हाल में बने द्वीपों का नाम पुनर्वासा रखा गया। गंगा की पश्चिमी शाखा भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है, जो आगे बढ़कर हुगली कहलाती है। हुगली में ज्वार के प्रवेश करने पर ही बड़े बड़े समुद्री जहाज उसके साथ कोलकाता पहुंच जाते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए गंगा के मैदान के 3 भाग किए जाते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान प्रयाग तक, मध्य गंगा का मैदान प्रयाग से राजमहल तक और निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में। गंगा निम्न भाग में डेल्टा बनाती है। कोसी और तीस्ता मध्य भाग की प्रमुख नदियां हैं। तो चलिए भाई, हम गंगा के मैदान की व्याख्या कर दिए हैं। अब आते हैं जलवायु का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसका हम वर्णन आपके सामने रखेंगे। जलवायु का जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई, तो अब इसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद में आप बस व्याख्या को सुनते रहें और आप अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे फायदा ले सकें। तो जलवायु का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए हम इसकी व्याख्या करना चालू करते हैं कि जलवायु का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए भाई, शुरू करते हैं। बस आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। तो जलवायु का जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, अब इसकी व्याख्या सुनिए भाई।
भारत के जलवायु का प्रभाव विभिन्न भागों के लोगों के रंग रूप, खान पान और रहन सहन पर स्पष्ट देखा जाता है, परंतु आर्थिक जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव सबसे अधिक महत्व रखता है। जैसा कि हम आगे व्यक्त कर रहे हैं, नंबर 1, गर्मी में उच्च तापमान और ग्रीष्मकालीन वर्षा के कारण भारतीय जलवायु में कुछ विशिष्ट फसलों की खेती होती है, जैसे धान, जूट और चाय। ये फसलें मानसूनी जलवायु की ही उपज हैं। नंबर 2, धान की खेती से अधिकाधिक लोगों का भरण पोषण संभव है, अतः ऐसे क्षेत्र घने आबादी में होते हैं। नंबर 3, अधिक गर्मी पड़ने के कारण लोग सुस्त हुआ करते हैं, जो आर्थिक विकास में बाधक है। नंबर 4, नंबर डालते हुए आप लिखना भाई, नंबर डालते हुए लिखते जाइएगा, और सेशन को 1 बार 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और पूरा वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। 10 मिनट 5 मिनट देख के रखेंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पूरा सेशन देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 2-3 बार में नहीं समझ में आएगा तब आप लिखने का प्रयास करना। वैसे तो 2-3 बार में इतनी व्याख्या कर रहे हैं कि आपका उसमें से 150-200 शब्द हो ही जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न 4 डालेंगे। नंबर 4, वर्ष भर वर्षा न होने के कारण लोगों को शुष्क ऋतु में बेकार रहना पड़ता है। कृषि कार्य मुख्य रूप से वर्षा शुरू होने पर ही आरंभ होता है। वर्षा के असमान वितरण के कारण सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। नंबर 6, मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है। मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र घूमता है। तात्पर्य यह है कि इसी पर भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ खेलना कहा जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा के कारण गेहूं, जौ आदि की अच्छी उपज होती है। चक्रवातीय या तूफानी वर्षा से फसलों, पशुओं और गरीब लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ओलों से खड़ी फसलें मारी जाती हैं। अधिक वर्षा से कुछ क्षेत्रों में भीषण बाढ़ आ जाती है। मूसलाधार वर्षा से मिट्टी का कटाव होने लगता है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र मरुस्थलों में परिणत होने लगते हैं। अधिक वर्षा वाले मैदानी भागों में धान की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं। तो जलवायु का भारत देश में मानव जीवन पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ मानसून पर निर्भर रहती है। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 2 का अथवा वाला क्वेश्चन। पहला, गंगा के मैदान का विस्तार बता दिया, फिर अथवा जलवायु का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में बताना है भाई। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरुद्ध क्या संघर्ष हुआ, ये आपको बताना है। तो चलिए भाई, अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में बताएं। तो चलिए भाई, हम चालू करते हैं रंग भेद के खिलाफ या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में हम आपको बताना चालू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर
रंग भेद के खिलाफ लड़ाई शुरू की गई। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। भारत से उलट बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया और रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों का रंग काला होता है, परंतु आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत के अतिरिक्त वहाँ मिश्रित नस्लें जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। वे गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त तो दूर की बात थी, वे बगैर परमिट वहां जाकर काम भी नहीं कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समूह तट, सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए अलग अलग प्रबंध था। सन 1950 में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया। इस हेतु उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली ये शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए, जिनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई, लेकिन श्वेत सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। तो इस दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में आपको बताया। अब इसमें अथवा क्या है भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या समस्याएं हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या समस्या है, अब इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की समस्याएं क्या हैं, तो चलिए भाई अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। बस आप लोग इस चैनल को शेयर करते रहें, शेयर कर दें और पसंद आए तो लाइक भी करते रहें और सेशन को पूरा देखें। 1, 2 बार, 3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं 2, 2.5, 3 पन्ने का व्याख्या कर रहा हूँ, आप 2-3 बार देखेंगे तो 100-150 शब्द आप लिख लेंगे आसानी के साथ। बस आप देखते रहें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में निर्वाचन संबंधी अनेक समस्याएं एवं चुनौतियां हैं। उन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक दल ठोस सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों का गठन ठोस सिद्धांतों पर नहीं हुआ है। अनेक दल संकीर्ण सिद्धांतों पर आधारित हैं
और सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करते हैं। प्रत्येक दल में नारेबाजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जनता गुमराह हो जाती है और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाती है। फिर दूसरा डालेंगे दल बदल। देश के सामने चुनाव संबंधी सबसे बड़ी समस्या तो दल बदल की है। विभिन्न नेता अपना दल बदलते रहते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता कायम रहती है। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के बने जाने से बहुत हद तक समस्या सुलझने की आशा थी, परंतु देश की यह समस्या अभी भी बनी हुई है। तीसरी हेडिंग डालेंगे राजनीतिक दलों की भरमार। निर्वाचन संबंधी सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि देश में राजनीतिक दलों की भरमार हो गई है। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की संख्या थोड़ी है, परंतु देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का गठन हो चुका है। स्वाभाविक है कि देश के मतदाता किसे समझें और किसे सही समझें और किसे गलत समझें, यह निर्णय नहीं कर पाते हैं। यह सर्वविदित है कि देश में राजनीतिक दलों की संख्या थोड़ी है, परंतु देश में अनेक क्षेत्रीय दलों का गठन हो चुका है। फिर अगली समस्या क्या है? खर्चीला चुनाव। हेडिंग डालेंगे खर्चीला चुनाव। आधुनिक युग में चुनाव खर्चीला हो गया। उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पानी की तरह पैसा बहाता है, अतः गरीब परंतु योग्य व्यक्ति चुनाव खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। वैसे तो चुनाव में किसी एक उम्मीदवार द्वारा खर्च करने की सीमा भी निश्चित कर दी गई है, परंतु उसका पालन पाना भी दुष्कर है। अतः स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं रह गया है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बूथ छापामारी। देश में चुनाव संबंधी एक भयंकर बीमारी विद्यमान है और वह है बूथ छापामारी। बूथ पर चुनावी दंगल में बूथ संबंधित छापामारी का दांव है, जिसे कोई उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए लगाता है। जिस उम्मीदवार के पास ताकत है, बोलबाला है, उसके लोग मतदान केंद्रों पर छापामारी कर सारे मत अपने पक्ष में ढलवाने में समर्थ हो जाते हैं। बूथ पर मारपीट और संघर्षों की घटना तो आम बात है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे मताधिकार का दुरुपयोग। भारत में अनेक मतदाता मताधिकार का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं। देश में भूखमरी की समस्या इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त है कि धन खर्च करके ऐसे मतदाताओं का मत भी आसानी से खरीद लिया जाता है। जात, वर्ग, संप्रदाय जैसी संकीर्ण भावनाओं को उभार कर भी मत प्राप्त कर लिए जाते हैं। चुनाव कानून की पूर्णता उपेक्षा की जाती है और देश में चुनाव आचार संहिता का भी सही से पालन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, आखिरी में लिखना भाई, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बहुत जटिल समस्याएं हैं, जिनको दूर करने की अतिशीघ्र आवश्यकता है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखें। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से समानता के अधिकार की विस्तार से चर्चा करें। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से समानता के अधिकार की विस्तार से चर्चा करना है। तो चलिए अब भाई इस प्रश्न की व्याख्या हम करते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से समानता के अधिकार की 1, 2 लाइन 3 लाइन में नहीं कर देना भाई, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। हम व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या को सुनना और उसके बाद में इसका उत्तर लिखना। चलिए भाई, भारतीय संविधान में दिए गए
मौलिक अधिकारों से समानता के अधिकार की विस्तार से चर्चा करें। सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। देखिए, व्याख्या सुनते जाइए, इतनी व्याख्या कर दूंगा, आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको अच्छा नंबर लाने के भर के लिए आपको याद हो जाएगा। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जात, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान, होटल और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के प्रयोग से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, परंतु जात व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का प्रयोग करना निषेध है। भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आरक्षण की इस तरह व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। समानता का अर्थ है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अक्सर की समानता सुनिश्चित करने के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देने पड़ते हैं और आरक्षण यही करता है। तथा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। फिर आगे लिखेंगे, किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सार्वजनिक जीवन पर भी इसी प्रकार लागू होता है। सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का वर्णन करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 17 में मिलता है। संविधान में किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है और छुआछूत का अर्थ कुछ विशेष जातियों के लोगों को छूने से बचना भर नहीं माना गया है। ये उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को गलत करार देता है जिसमें किसी विशेष जात में जन्म लेने मात्र से लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है। इस कारण संविधान में छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद में एक अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आप हमारे देश में सेना और शिक्षा से संबंधित ही उपाधियां दी जाएंगी और उपाधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 का वर्णन करना विधि के समक्ष समानता, फिर अनुच्छेद 15 में वर्णन करना भेदभाव की समाप्ति, फिर अनुच्छेद 16 में वर्णन करना अवसरों की समानता, अनुच्छेद 17 में वर्णन है छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 में वर्णन है उपाधियों का अंत। यदि आप इस तरह इतना लिख देते हैं इसमें अगर आपको एक हिस्सा भी याद रहा तो आपका पेपर समझ लीजिए हल हो गया है। बार बार आप देखिए और पूरा सेशन देखिए भाई, दीर्घ उत्तर ये है। आपको लगेगा कि इसमें दिमाग नहीं लग रहा, पर 2-3 बार देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा।
आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जितनी व्याख्या कर रहा हूँ उतने में ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। ये अथवा करके निर्धनता रोकने के उपायों का वर्णन करना है कि भाई निर्धनता को कैसे रोका जाए। अब निर्धनता रोकने के उपाय जो हैं हम उस पर विचार करते हैं और उसकी व्याख्या सुनिए। निर्धनता को रोकने के उपाय क्या है? तो निर्धनता रोकने के उपाय हम आपके सामने रख रहे हैं। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति साधारण तौर पर 2 कारकों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। 1980 के दशक में के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्षों की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। इन परिस्थितियों से लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। उनमें से कुछ उल्लेख इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से लोगों को बचाया जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। फिर आगे देखें, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करने का प्रावधान है। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना का प्रावधान करेंगी। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे वर्ष 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। ग्रामीण रोजगार सृजन का कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ वर्ष 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अंत्योदय अन्न योजना, हालांकि इन
कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं, परंतु उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं, क्योंकि अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परीक्षा पर अधिक बल दिया गया है। तो भाई इतनी व्याख्या इसकी किया हूँ, ये आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको 150 शब्द आसानी से आप लिख ले जाएंगे। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न को भाई देखेंगे, इसको हम यहीं पे आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, आपको लिखना भी है और प्रदर्शित करना भी है। पहला प्रश्न क्या है? सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है, लिख कर दर्शाइए। तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। अब महाराष्ट्र, आपको महाराष्ट्र लिखना है और महाराष्ट्र कहाँ है आपको मानचित्र में दर्शाना है भाई। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र देखिए आपको यहाँ पर दर्शा देना है, महाराष्ट्र लिख देना है और यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, लिख कर दर्शाइए। तो आपको ये पता होना चाहिए सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल को आपको देखना है। पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? आप नक्शे में देखेंगे, मानचित्र में देखेंगे, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको नक्शे में दर्शा देना है। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? यहाँ पर कोलकाता लिखा है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है। यहाँ पे आप लिख देना है कोलकाता और निशान लगा देना है। फिर आ जाइए अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन कहाँ पर होता है, लिखिए। तो लिखने में क्या लिखेंगे? प्रयाग में। प्रयाग या इलाहाबाद, प्रयाग लिखना है आपको। अब प्रयाग कहाँ आता है? तो प्रयाग उत्तर प्रदेश में आता है। अब उत्तर प्रदेश को नक्शे में देखिए कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश भाई यहाँ पर है। यहाँ पर आपको निशान लगाना है और लिख देना है प्रयाग, प्रयागराज। चलिए भाई अगले चौथे प्रश्न पे आते हैं। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, इसको आपको लिखना है। तो लिखेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में। गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और इसको आप दर्शाएंगे कैसे? उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश गन्ना, ऐसा आपको लिख देना है, ये दर्शा देना है। फिर अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है, दर्शाइए। तो सबसे पहले सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है भाई, गुजरात। तो आपको गुजरात लिखना है। तो गुजरात कहाँ पे है? तो आपको नक्शे में, नक्शा आप भरपूर अच्छी तरह देख लें। ये जो ऐसा ऐसा बना है, ये गुजरात, यहाँ पर आप दर्शा देंगे। चलिए अगले प्रश्न में, सरदार सरोवर बांध, यहाँ पे लिख देना सरदार सरोवर बांध। तो ये उत्तर हो गया भाई। अगले प्रश्न पे आ जाए, प्रश्न नंबर 6, गंगा नदी का उद्गम स्थल ऐसा चिन्ह बना के, जैसा चिन्ह बना है चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है भाई? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री, गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री या उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भाई, उत्तराखंड में है। तो आप उत्तराखंड लिख देंगे, उत्तराखंड या उत्तरकाशी या गंगोत्री। अब उत्तराखंड में आपको लिखना है उत्तरकाशी या गंगोत्री लिख देना भाई। अब उत्तराखंड है कहाँ? यहाँ पे लिखना है गंगोत्री। ये देखिए यहाँ पे
उत्तराखंड है। यहाँ पे आपको लिख देना है गंगोत्री। समझ गए? तो आपका निशान भी बन गया और लिख भी दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? साबरमती आश्रम को ऐसा ऐसा निशान बनाना है, इस तरह निशान बनाकर आपको प्रदर्शित करना है। तो साबरमती आश्रम कहाँ है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो आप देख चुके हैं साबरमती आश्रम। भाई साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में निशान लगा देना, लिख देना साबरमती आश्रम। चलिए ये उत्तर हो गया। आप अगले प्रश्न पे आ जाएं। जलियांवाला बाग कांड नाम सहित इस तरह दर्शाना है भाई, नाम सहित चिन्ह द्वारा दर्शा दें। तो जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ है? पंजाब, अमृतसर। पंजाब कहाँ पे है? तो पंजाब देखेंगे तो यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप निशान बना के ऐसा लाइन खींच के अमृतसर लिख देंगे। अमृतसर पर निशान यहाँ लगेगा। चलिए ये भी प्रश्न हो गया आपका। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। चाय के बागान, ऐसा निशान बनाना है भाई। देखते जाएं, निशान बने हैं, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है आपको। तो चाय के बागान सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो चाय के बागान सबसे ज्यादा आसाम में है भाई। चाय के बागान सबसे ज्यादा आसाम में है। अब देखना है आपको आसाम है कहाँ पे। तो आसाम देखिए, ये आपको दिख रहा है भाई आसाम। ठीक दिख गया ना आपको? यहाँ पे लिख देना है आसाम चाय का बागान। ठीक, ये प्रश्न नंबर लिखना है और आसाम लिख देना है, चाय के बागान लिख देना है। ऐसा खींच के, ऐसे लाइन खींच के और उसके यहाँ लिख देना है चाय के बागान। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ये इस तरह निशान बनाना है, चिन्ह द्वारा दर्शाना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, अमरकंटक। तो मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश ये है, यहाँ पे लिख देना अमरकंटक। अमरकंटक लिख देना है भाई, अमरकंटक, अमरकंटक। और यहाँ पे निशान लगा देना है, लिख देना नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और लिख देना है अमरकंटक। तो ये भी आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार आपका ये सेशन हम यहीं पे पूरा हो गया। अब आपको मैं पेपर में भी अच्छी तरह समझा दिया, नक्शे में भी समझा दिया। आप 2 बार 3 बार इसको देखें, आपको सब याद हो जाएगा। जितना आपको पेपर में हल करना है उतना आपको 2 बार देखेंगे, आपको सारी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।